तो सुन बेटा, ग्रुप 15 पढ़ने जा रहे हैं। ग्रुप 15 का मतलब कौन सा फैमिली पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग? नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली। और नाइट्रोजन फैमिली को एक और नाम से पुकारते हैं, क्या पुकारते हैं बेटा उसका नाम? निकोजेन। नाइट्रोजन फैमिली का एक और नाम निकोजेन। तो देखिए कौन बताएगा? ऑक्सीजन फैमिली का एक और नाम क्या है? चैल्कोजेन। चैल्कोजेन। हैलोजन फैमिली का नाम क्या है? हैलोजन। हैलोजन ही है सर। हाँ। हैलोजन। हाँ, और इनर्ट गैस का फैमिली का नाम क्या है? एरोजन। हाँ, याद रखना बेटा, 15 नंबर है निकोजेन, 16 नंबर चैल्कोजेन, 17 नंबर हैलोजन और 18 नंबर एरोजन। हम लोग शुरू करते हैं बेटा पहले 15 से, और ये आपका बेटा एनसीईआरटी बुक का डेटा है। अगेन इस डेटा को आपको याद नहीं करना है, लेकिन जो जो इंफॉर्मेशन दिया गया बेटा उस इंफॉर्मेशन को कैसे पढ़ना है ये देखो। तो जैसे कि बोल, नाइट्रोजन का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, नॉट नाइट्रोजन का, ग्रुप 15 का, बोल टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? डिक्रीज करेगा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा, कर रहा है। कोवैलेंट रेडियाई टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कर रहा है। आयनिक रेडियाई टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। ए बीच में गड़बड़ है, ये गड़बड़ को खाली याद हाँ। रखो, यस है ना। सर। ठीक है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट गड़बड़ इंक्रीज कर रहा है ना। पहले तो इंक्रीज कर रहा है बेटा, फिर ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। अब फिजिकल स्टेट, नाइट्रोजन का फिजिकल स्टेट गैस, फास्फोरस वैक्सी सॉलिड, बाकी सब सॉलिड। अब सुन, नाइट्रोजन नॉन मेटल, फास्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक मेटलॉइड, एंटीमोनी मेटलॉइड और बिस्मुथ को मेटल मानना बेटा। ये जो इंफॉर्मेशन इसको ध्यान में रखना। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर स्टेट। अब ये बताओ हमारे पास कौन कौन है? नानी है, पापा है, आशीष सब बीमार है ना। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर स्टेट क्या होता है? N2। जबकि फास्फोरस का मॉलिक्यूलर स्टेट क्या होता है? P4। तो आओ बात करते हैं यहाँ। देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है? नाइट्रोजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड, इसीलिए वो बेटा आपस में क्या करता है? ये देखो, ये नाइट्रोजन है ना बेटा, ये नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये पाई बॉन्ड बनाया, ये पाई बॉन्ड बनाया, तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा N2, डायटोमिक बनाएगा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई नाइट्रोजन इज डायटोमिक, तो उसका जवाब आपको क्या देना बेटा? आपका जवाब होगा इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई। फिर पूछेगा कि P4 डायटोमिक क्यों नहीं बना पा रहा, तो बताएगा P4 के पास ये एबिलिटी नहीं है, पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं है। पढ़ो इसको। ठीक है बेटा लोग? हाँ सर। ठीक है। तो नाइट्रोजन चूंकि पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं इसलिए वो डायटोमिक होगा। बाकी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता, सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, इसलिए वो सब टेट्राटोमिक स्टेट में होगा। ठीक है। अब आगे, बिस्मुथ कंटेन्स प्योरली मेटेलिक बॉन्ड, इसीलिए बेटा बिस्मुथ जो वो मोनो एटॉमिक है, सिर्फ Bi के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मॉलिक्यूलर स्टेट में याद रखना, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर स्टेट N2 है, उसका फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी इन सब का 4 में है, लेकिन बिस्मुथ जो है बेटा वो मोनो एटॉमिक के हिसाब से काम करता है। ठीक है यहाँ तक? अगला पार्ट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है। अब अगर आप ट्रेंड को फॉलो करोगे, पहले मेल्टिंग पॉइंट का बात करते तो बोलो ट्रेंड में गड़बड़ है? हाँ सर। हाँ सर। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड में गड़बड़ है? यस सर। नहीं बॉइलिंग पॉइंट का नहीं। हाँ थोड़ा बहुत तो गड़बड़ है बेटा, देखो तो। हाँ लास्ट में यहाँ से यहाँ बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, लेकिन यहाँ पे जाके थोड़ा डिक्रीज हो गया, है ना। अब समझते हैं सबका फंडा। देखो अब लॉजिक को समझो, पहले कंसेप्ट को समझो। अगर नॉन मेटल होता है बेटा, जब मामला नॉन मेटल का होता है
तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है टॉप टू बॉटम। यानी अगर आप नॉन मेटल को स्टडी कर रहे हैं बेटा, और अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। और ये सब जब फोर्स बढ़ेगा तो याद रखना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आ रहा? तो ये रीजन है कि अगर आप देखोगे नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक इस तरफ जा रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इन सब के पास नॉन मेटेलिक बिहेवियर है। याद है ये नॉन मेटल था, ये कौन था, नॉन मेटल था। ये कौन था, मेटालॉइड था। ये कौन है, मेटालॉइड। और ये कौन है, मेटल। तो अब देखो तो एक लॉजिक से अगर बात करेंगे कि नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से एंटीमोनी, एंटीमोनी से बिस्मुथ जा रहे हैं, यानी जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से एंटीमोनी और बिस्मुथ, है ना? यस सर। तो यहाँ पर देखो इधर आपको नॉन मेटल का बिहेवियर मिलेगा, इधर आपको मेटल का बिहेवियर मिलेगा, इधर आपको किसका बिहेवियर मिल रहा है बेटा, मेटालॉइड का बिहेवियर मिलता है। यही हो रहा है ना? हाँ। अब समझो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि वाई नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक तक। अगेन देख, नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक तक, यहाँ तक देख तो गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रहा है, चेक कर तो ये। हाँ, ये 3 गाड़ी ठीक है। तो इसमें बढ़ने का रीजन क्या होगा, इसमें बताएंगे कि दीज आर नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल जो होता है टॉप टू बॉटम देखा गया कि उसका साइज बढ़ने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब देखो आगे क्या बात है। मेटल का जब मामला होता है तो देखा गया है मेटेलिक स्ट्रेंथ जो होता है वो टॉप टू बॉटम क्या होता है बेटा, घटता है। और जब मेटेलिक स्ट्रेंथ घटेगा तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। यही वजह है कि यहाँ पर अब घटना शुरू किया है। यानी कि एंटीमोनी या बिस्मुथ अपना मेटेलिक बिहेवियर का ज्यादा यूजेस दिखा रहा है, जबकि नॉन मेटल नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक का कौन सा बिहेवियर देखने को मिला? नॉन मेटल ज्यादा बिहेवियर, नॉन मेटल कैरेक्टर। जबकि ये मेटलॉइड है तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन मेटल भी है और मेटल भी है, ये नॉन मेटल भी है और मेटल भी है, ये सिर्फ मेटल है, ये नॉन मेटल है और ये नॉन मेटल। यानी आपका कहानी ऐसा चल रहा है कि पहला 3 एलिमेंट इसको लेकर के बात कर रहा है, नॉन मेटल, और आखिरी का तो इसको लेकर के बात कर रहा है, मेटल को। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ, समझ में आया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। चलिए आगे बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरली ग्रुप 15 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा वो क्या होता है, 3 होता है, 5 3 और 5 ये होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट पाया गया है, और सबसे मजेदार बात ये बेटा कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3, -2, 1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 इतना सारा पाया गया। चलो देखिए एक एक करके। पहले पॉइंट, हाँ सर। तो जनरली बेटा क्या होता है, +3 और +5 तो होता है। जब +3 और +5 होता है तो याद रखना वो अपना मेटेलिक बिहेवियर शो कर रहा है। लेकिन अगर -3 होगा तो वो अपना कौन सा बिहेवियर शो करता है, नॉन मेटेलिक। अच्छा अब एक लॉजिक का बात बता, तो नाना पापा आसिफ सब बीमार, तो -3 कौन कौन दिखाना पसंद करेगा, ये लोग -3 दिखाना पसंद करेगा। हाँ, पहला ये लोग तो नॉन मेटल है ना। और ये लोग क्या दिखाना पसंद करेगा, +3 और +5 है ना। लेकिन अगर आप लोगों को याद है बेटा, अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला, ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों को याद होगा क्लास 11 में पढ़ाए थे, और अगर भूल गए बेटा तो दोबारा पढ़ाएंगे, ध्यान से सुनना। आप लोगों को एक कंसेप्ट पढ़ाए थे जिसका नाम था बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर ये याद है तो ठीक बेटा, नहीं तो सुन ले, क्योंकि अभी आगे का पढ़ाई बहुत कुछ इसके ऊपर आने वाला है, इनर्ट पेयर इफेक्ट पे आने वाला है। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का कंसेप्ट क्या है, कैसे वो, सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि इनर्ट पेयर इफेक्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ ग्रुप 13, 14, 15 और बहुत जोर लगाएगा तो 16 तक जाएगा, अदरवाइज यहीं पे काम करता है। क्या काम करता है, फॉलो करना। पहले ग्रुप 13 का बात करें। ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 में कौन है, बाबू है, अली कहाँ गए, इंडिया गए और थाईलैंड। तो उसको एक और बार हम लिख रहे बेटा, बाबू है, अली है, गया, इंडिया, थाईलैंड। तो ग्रुप 14 भी वैसे ही आएगा, 14 को छोड़कर डायरेक्ट 15 पे चले आए। तो मान लेना बीच में
14 बैठा हुआ है, स्किप कर उसको। 15 में कौन है? नानी है, हाँ, पापा है, आसिफ सब सब बीमार। तो जब इतना ले रहे तो 14 को भी ले ही ले बेटा। कार्तिक है, शिव, गणेश, संग पार्वती। कार्तिक, शिव, गणेश, संग पार्वती, नानी, पापा, आसिफ, सब बीमार। अब कंसेप्ट क्या है? अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13, तो बोलेगा सर इसका NS2 NP1। बोले 14, बोले सर NS2 NP2। 15 NS2 NP3। अब आगे सुनो, अगर बॉन्डिंग में ये 3 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होगा तो ग्रुप 15 का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। और अगर पूरा इस्तेमाल होगा तो 5 होगा। देख तो ये होगा तो 3 और पूरा मिला दे 5। अच्छा, इसी लॉजिक से बोल ग्रुप 14 क्या दिखा सकता है? 2 और 4। 2 और 4। अगर अच्छा, ये लेंगे तो बेटा +2 दिखाएगा और पूरा लेंगे तो +4 दिखाएगा। उसी तरीके से बोल यहाँ पर +2 +1 और +3। +3 या +1 है ना? तो ये हाँ। अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो +1 होगा, पूरा का इस्तेमाल करेंगे तो बेटा +3। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो ये है बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर, एल्यूमिनियम का सबका +1 और इसका +3, क्योंकि 2 दिखा रहा है इसलिए 2 बार लिए बेटा, +1 और +3। सिमिलरली कार्बन का +2, ये +2 शो कर रहा है और अगेन कार्बन का +4। अगेन नाइट्रोजन का +3 और बिस्मुथ वाले का +5। बोलिए समझ में आया क्या लिखे बेटा हम? हाँ, वेरिएबल ऑक्सीडेशन। हाँ सर। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर सबका लिखते है ना। अब यहाँ पर सुनो क्या होता है, इसको बॉर्डर लाइन पकड़ना, इसको बॉर्डर लाइन पकड़ना, ये वाला को बॉर्डर लाइन। अब देख यहाँ क्या होगा, इसके ऊपर और नीचे खेल होने वाला, वो सुन। खेल ये है कि जो नीचे वाला जो है, इस बॉर्डर लाइन के नीचे वाला लोग जो है, ये वाला, ये लोग NS2 इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं करना पसंद करता है। हाँ, NS2 इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं करता है। ध्यान से समझना, NS में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? NS में 2 इलेक्ट्रॉन है। किसमें? ग्रुप 13, 14, 15 किसमें? सब में है ना। तो सभी में नीचे वाला जो मेंबर होता है वो NS2 को यूज नहीं करता है। NS2 में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, कितना पेयर इलेक्ट्रॉन? 1 पेयर। तो ये जो एक पेयर यूज नहीं होता है, इसी को बोला गया है ऐसा पेयर जो इनर्ट है। लैंग्वेज को समझ, वो समझ रहा क्या बोले लैंग्वेज को? हाँ सर। हाँ सर। अब अगर ये लोग इसको नहीं इस्तेमाल करता है, किसको इस्तेमाल नहीं करता है बेटा? NS2 को। तो बोल एंटीमोनी बिस्मुथ, एंटीमोनी बिस्मुथ अगर NS2 का इस्तेमाल नहीं करता है तो कौन सा शो करेगा? ये वाला शो करेगा कि ये वाला शो करेगा? 3 वाला +5 नहीं शो करेगा, ये शो नहीं करता है। सिमिलरली ये शो होगा, ये नहीं होगा। सिमिलरली ये शो करेगा, ये नहीं होगा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, यानी कि अब अगर आप देखोगे तो नीचे वाले जो मेंबर है वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाना पसंद कर रहा है, लोअर या हायर? लोअर। वो हायर को दिखाना पसंद नहीं करता है। ठीक इसका उल्टा कंसेप्ट ऊपर अप्लाई होगा, बॉर्डर लाइन के ऊपर अप्लाई होगा। यानी ऊपर में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टार्ट दिखाना पसंद करेगा? हायर। ये नहीं दिखाना पसंद करेगा, ये दिखाना पसंद करेगा, ये दिखाना पसंद नहीं करेगा, ये दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा। अब देखो यहाँ से क्या होता है, पहले ग्रुप 14 को देखो। ग्रुप 14 में ऊपर कौन दिखाना पसंद करेगा? 4 हायर है ना। तो याद रखना ऊपर में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है और नीचे में लोअर ऑक्सीडेशन। इसको एक एग्जांपल से समझाते देख। बोल CO और CO2, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और इसमें +4। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए CO और CO2 में ज्यादा स्टेबल कौन है? CO2 सर।
CO2 CO2 अब नीचे आ जा, PbO +2, PbO2 +4, सर PbO सर। PbO तो नीचे में PbO ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? ड्यू टू इनर्ट बस यस, आंसर होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। वैसे फिर से समझो, ऊपर यहाँ ग्रुप 13 में देखना, ग्रुप 13 में ऊपर में बोरोन है, तो बोरोन का एक मेंबर बना है BCl3 और एक मेंबर बना है BCl। तो BCl3 मतलब बोरोन +3 है और BCl का मतलब बोरोन +1 है। बोल इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल? BCl3 लेकिन अगर नीचे में आते हैं, मान लो आपको हम दिए InCl3 और InCl, कौन ज्यादा स्टेबल? InCl बात समझ में आया बेटा? हाँ सर। यही चीज है बेटा, अब यहाँ पे देखो सब बॉर्डर लाइन में दोनों रहता है क्या? हाँ, बॉर्डर लाइन में दोनों रहता है। अब देखो यहाँ पर अगर -3 का ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये ट्रेंड पाया गया बेटा, टॉप टू बॉटम घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि बोलना -3 कौन दिखाना पसंद करेगा, मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल। और हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक नेचर क्या होता है बेटा, घटता है, डिक्रीज होता है ना? इसलिए लेकिन अगर बात करेंगे +3 वाले का और +5, यहाँ पर बोलो +3 और +5, ऊपर में ज्यादा कौन स्टेबल होगा? ऊपर में +5 और नीचे में +3 इसी रूल से इन दोनों को मिला करके देखो बेटा। यस सर। हाँ अब देख क्या लिखा है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस मेनली कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है बेटा? माइनस में। माइनस में क्यों शो करता है? क्योंकि उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये पढ़, वो समझ में आया क्या दिया तुम लोग को? हाँ सर। हाँ, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या क्या कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का अपन क्या बोले, नाइट्रोजन क्या शो कर सकता है बेटा? -3 से लेकर के -3 से लेकर के +5 तक। सब एग्जांपल देखो, ये सब -3 का एग्जांपल है, ये -2 का एग्जांपल है, ये -1 का एग्जांपल है, ये 0 +1 +2 +3 +4 +5। अब अगला टॉपिक देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन जो कि +1 और +4 के बीच में लाई करता है, वो क्या शो करता है बेटा? डिस्प्रोपोर्शनेशन एसिडिक मीडियम। ये याद रखना कि नाइट्रोजन का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +4 के बीच में लाई करता है तो एसिडिक मीडियम में वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। एग्जांपल दो, बोलो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4 हाँ सर है ना? और पानी में डालने के बाद देखो ये बन गया। अब बताओ तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +5 +3। तो बोल +4 से +5 गया, इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन। अब +4 से +3 आया, इसका मतलब क्या हुआ? रिडक्शन। किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ? सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ही ऑक्सीडेशन हुआ, उसका ही रिडक्शन हुआ। तो अगर सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी करेगा रिड्यूस भी करेगा तो ऐसा रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्रोपोर्शनेशन। कुछ और एग्जांपल है, मिला लो, पढ़ो खुद से, देखो समझ आ रहा है कि? हाँ सर। ठीक है सर नाइट्रस एसिड को क्या कंडीशन देना पड़ेगा, टूट जाएगा या फिर बहुत ही अनस्टेबल है वैसे ही टूट जाएगा? ऐसे टूट जाएगा बेटा। आगे पढ़, ये खुद से पढ़ देख।
ठीक है। हाँ सर। कौन बताएगा कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है? Number of electron which an element shares with another element to form one covalent bond. इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन, सिंपल सा सुन। Number of electron shared, हाँ यही। ठीक है। हाँ। अब सुन, कोवैलेंसी दो तरह का होगा बेटा, एक होता है नॉर्मल और एक होता है वेरिएबल। ये कंसेप्ट यहाँ पे बता रहे, सुन ले, ये ग्रुप 15, 16, 17 तीनों में काम आएगा। तो यहाँ बता देंगे तो 16, 17 में बात करने नहीं जाएंगे। सुन बेटा, नॉर्मल कोवैलेंसी निकालने का फॉर्मूला है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का कोवैलेंसी निकालो, देखिए इसका आंसर 4 3 2 1। हाँ सर, 4 3 2 1 होगा। यस सर। हाँ सर। अच्छा, अब हमको बताओ तो, अगर आपसे सवाल पूछे कि सोडियम का नॉर्मल कोवैलेंसी कितना है? सोडियम का तो इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है सर, कोवैलेंसी तो नहीं होता। हाँ सर, आयनिक बॉन्ड बना है तो। बिल्कुल सही, सोडियम का कोवैलेंसी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा नहीं, वो तो डोनेट करेगा। हाँ ठीक है, अब आगे सुनेगा। नॉर्मल कोवैलेंसी समझ गए बेटा? हाँ सर। अब आप वेरिएबल कोवैलेंसी समझना। बोल बेटा, नाइट्रोजन का नॉर्मल कोवैलेंसी 3। फास्फोरस का नॉर्मल कोवैलेंसी 5। आर्सेनिक का नॉर्मल कोवैलेंसी 3। अबे पूरा फैमिली का 3 होगा ना यार। हाँ। क्योंकि पूरे फैमिली का लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। 5। हाँ 5। अरे बाबा, तो निकला ना 8 माइनस 5 3 निकल रहा है। हाँ। बोल, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अगर आपसे हम पूछेंगे ग्रुप 16 का नॉर्मल कोवैलेंसी क्या है सर 2। तो बोलेगा सर 8 माइनस 6। हाँ। अगर ग्रुप 17 का नॉर्मल कोवैलेंसी पूछा जाए 1। होगा 1। हाँ। दोबारा समझ देख, फिर से बोल। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक नॉर्मल कोवैलेंसी 3। लेकिन ये भी देखा गया है कि नाइट्रोजन 3 दिखाता है, फास्फोरस 3 के अलावा 5 भी दिखाता है। वैसे ही ऑक्सीजन 2 दिखाता है, सल्फर 2 दिखाता है, सेलेनियम 2 दिखाता है, लेकिन सल्फर 4 6 भी दिखाता है। ये लोग 4 6 ये नहीं शो करता, पहला मेंबर शो नहीं करता। जैसे फ्लोरीन 1 दिखाएगा, फ्लोरीन 1 3 5 7 दिखाएगा, ब्रोमीन यही दिखाएगा, आयोडीन यही दिखाएगा। पहला मेंबर सिर्फ एक ही दिखाता है। हाँ, पहला मेंबर सिर्फ एक ही दिखाता है। तो इसका मतलब पहला मेंबर के पास वेरिएबल कोवैलेंसी नहीं है। हाँ। बाकी लोगों के पास है। क्यों है? अब वो सुन, याद रखना कि वेरिएबल कोवैलेंसी वही शो करेगा वैकेंट डी ऑर्बिटल के पास डी ऑर्बिटल होगा और खाली होगा। यस, वैकेंट, अदरवाइज नहीं होगा। चलो अब इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझाता हूं। नेक्स्ट पेज। जैसे आपके सामने हम लोग कौन सा ग्रुप 15 पढ़ रहे हैं ना, तो चलो ग्रुप 15 के एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन रखा जाएगा कि फास्फोरस जो होता है वो PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है। मतलब यहाँ पे इसका कोवैलेंसी 3 शो कर रहा है, यहाँ पे कोवैलेंसी 5 शो कर रहा है।
जबकि हाँ। नाइट्रोजन के मामले में देखा गया है कि नाइट्रोजन NCl3 बना पाता है, NCl5 नहीं बना पाता। इसका मतलब यहाँ 3 शो कर रहा है, ये 5 वाला पार्ट नहीं शो कर रहा है। तो हाँ। चलो समझते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 2p3। और कोवैलेंसी का मतलब क्या पढ़ा है बेटा, बोल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। अब ये बताओ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर होगा वो किस ऑर्बिट का होगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट? लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट। तो यहाँ पे ये हमारा लास्ट ऑर्बिट है बेटा। हाँ हाँ। सर। अब अगर इस लास्ट ऑर्बिट का डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, ये 2s है, ये 2p है ना? हाँ सर। फिर से बोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवैलेंसी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। अब ये बता, शेयरिंग कौन करेगा? जो अकेले होगा वो करेगा या जो पेयर्ड होगा वो करेगा? पेयर्ड। अनपेयर्ड। जो अनपेयर्ड होगा वो शेयर करेगा। सॉरी अनपेयर्ड। हाँ है ना? जो अनपेयर्ड होगा वो शेयर करेगा ना बेटा। हाँ सॉरी लास्ट से। हाँ तो यहाँ पर कितना अनपेयर्ड है बेटा? 3। हाँ 3। यही 3 शेयर करेगा, तो इसका मतलब इसका कोवैलेंसी 3 दिखेगा। 3। हाँ। अब आओ यही कंसेप्ट फास्फोरस पे अप्लाई करते हैं। एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0। बोल, क्लियर कर। यस सर। हाँ सर, डी ऑर्बिटल है ना? सेकंड डी ऑर्बिटल। हाँ ये तो होगा नहीं। यस सर। ये इसका लास्ट ऑर्बिट है बेटा। अब हाँ। इसका डायग्राम ड्रॉ कर। ये 3s हो गया, ये 3p हो गया और ये 3d हो गया। ठीक है? अब बोल, इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो यहाँ पे कितना? 2। तो बोल कितना अनपेयर दिख रहा है बेटा हम लोगों को? 3। इसका मतलब कोवैलेंसी 3 माना जाएगा। हाँ। लेकिन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी कि अगर एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन को जंप करा के यहाँ ले जाए, तो अब देख हमारे पास 5 क्या बना। अनपेयर्ड। 5 अनपेयर्ड हो जाएगा। 5 अनपेयर्ड हो जाएगा। 5 अनपेयर्ड हो गया, तो 5 अनपेयर्ड हो गया मतलब 5 बार शेयरिंग करेगा, तो कोवैलेंसी हाँ 5। 5 हो जाए। बोल बेटा, समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। तो एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ देखो, वंस मोर, ग्रुप 17 ले रहे हैं। 1s2 2s2 2p5। ये मेरा लास्ट ऑर्बिट। अगर लास्ट ऑर्बिट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये 2s है और ये 2p है। 2p में 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड एक हो गया, कोवैलेंसी 1। ठीक है यार? हाँ सर। अब क्लोरीन का आ जाए 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d0। 3d0। हाँ। ये 3s है बेटा, ये 3p है, ये 3d। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 1 2 3 4 5। तो बोल कोवैलेंसी कितना? 1 दिख रहा। 1। अब अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा करके यहाँ डाल दिया, तो बोल कोवैलेंसी कितना दिख रहा? 3 दिख रहा। 3। फिर सब एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा करके यहाँ बैठा दिया, 5। आगे फिर से एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके जंप करवा दिया यहाँ। अब तो 7 हो गया। फ्लोरीन तो सिर्फ 1 दिखाया, लेकिन क्लोरीन 3 भी दिखाया, 5 भी दिखाया, 7 भी दिखाया। क्यों दिखा पाया? क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल खाली था। सेकंड डी ऑर्बिटल। आगे बात समझ में बेटा? हाँ यस सर। हाँ सर। पढ़ो इसको। एलोट्रोपी।
कौन चिंता है क्वेश्चन? क्लियर है बेटा लोग? हाँ सर। हाँ सर। पढ़ो इसको, इसमें बताने के ज्यादा कुछ नहीं, पढ़ो। सर एमसीक्यू में तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है सर। सर एक्सप्लोसिव क्या होगा? एक्सप्लोसिव एंटीमनी एक्सप्लोसिव इसका नाम है बेटा, इसी तो बढ़िया कुछ नहीं, बस याद रखो कौन क्या क्या होता है। हाँ ठीक है सर एमसीक्यूज में तो ये भी पूछ सकता है ना। हाँ, और सुन ले बेटा, पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा। पहला वाला आपके सिलेबस में देख कुछ और इंफॉर्मेशन दिए, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, पढ़। एनसीईआरटी का किताब कहता है कि नाइट्रोजन का कोई एलोट्रॉप नहीं है, बिस्मुथ का है। जबकि रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, जो कि एक ऑथेंटिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कहना है कि नाइट्रोजन का होता है, बिस्मुथ का नहीं होता है। और हमारा विकिपीडिया बोल रहा है कि नाइट्रोजन का एलोट्रॉप होता है, बिस्मुथ का बारे में कुछ नहीं बोला। देखिए मेरा रिसर्च है, खुश खास के निकाले हैं। मानेंगे किसको? सवाल भैया, ये सवाल तो मेरा था कि तुम किसको मानोगे? एनसीईआरटी को। हाँ एनसीईआरटी को, ठीक है। आईएससी वाला का लिए पूछ रहे। बेटा आप सिंपल सा बात सुन ले, तुम कोई भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, अब चाहे आईएससी बोर्ड हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड हो, आप वही मानोगे जो एनसीईआरटी बोलेगा। समझे बेटा? ओके। अब देखो आ गया ना एलोट्रॉप्स, तो किसका एलोट्रॉप्स इंपॉर्टेंट है? यहाँ क्या बोले, किसका एलोट्रॉप्स इंपॉर्टेंट है बेटा? फास्फोरस का। फास्फोरस का। तो ये देखो फास्फोरस का एलोट्रॉप्स। सबसे पहले ये देखो, इसमें सारा कुछ दे दिए बेटा, पूरा कंपैरेटिव। आपको हम क्या बोले थे, दो इंपॉर्टेंट है ना बेटा, व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। तो ये सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, जबकि ये ब्रिटल पाउडर के फॉर्म में। व्हाइट फास्फोरस व्हाइट पाया जाता है, लेकिन प्योर हालत में, और उसको अगर ओपन एयर में स्टैंडिंग फॉर्म में छोड़ दो तो वो येलो कलर का हो जाता है। रेड फास्फोरस रेड कलर का होता है। व्हाइट फास्फोरस के पास गार्लिक स्मेल है, रेड फास्फोरस के पास कोई स्मेल नहीं है। ये उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो ये बताता है कि रेड फास्फोरस, आपको वैल्यू याद नहीं रखना है, लेकिन इस वैल्यू से ये पता चलता है कि रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस में रेड फास्फोरस हेवियर है, व्हाइट फास्फोरस लाइटर है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये याद रखना है कि व्हाइट फास्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है, जबकि रेड फास्फोरस सॉल्युबल नहीं, और पानी में दोनों में से कोई भी सॉल्युबल नहीं। व्हाइट फास्फोरस पॉइजनस होता है, रेड फास्फोरस नॉन पॉइजनस होता है बेटा। ये व्हाइट फास्फोरस रैट पॉइजन में इस्तेमाल किया जाता है, चूहा को मारने के। रिएक्टिविटी के मामले में व्हाइट फास्फोरस ज्यादा रिएक्टिव है, रेड फास्फोरस कम है। तो रेड फास्फोरस का कम रिएक्टिव है, इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है मतलब ये कम स्टेबल है। ठीक है। लाइट में, सॉरी अंधेरे में व्हाइट फास्फोरस चमकता है, इस प्रॉपर्टी को फास्फोरेसेंस बोलते हैं, जबकि ये प्रॉपर्टी रेड फास्फोरस नहीं दिखाता है। और याद रखना, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला रिएक्शन, ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। NaOH के साथ व्हाइट फास्फोरस ये रिएक्शन दिखाता है, रेड फास्फोरस नहीं दिखाता है। और जो ये रिएक्शन दिखा रहा है, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एग्जाम में ये फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी डाल करके दे देगा, या बोलेगा कि बताओ व्हाइट फास्फोरस जो है वो NaOH के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, या आपको यही रिएक्शन को आपको दे देगा कि इनकम्प्लीट करके दे, भरो फिल इन द ब्लैंक्स भरो, बेटा इस रिएक्शन को याद कर। आगे आपको ये बताया गया कि व्हाइट फास्फोरस P4 के डिस्क्रीट यूनिट यानी सिंगल यूनिट के तौर पे ऐसा होता है। देख व्हाइट फास्फोरस, यहाँ फास्फोरस ऐसा होता है, एक सिंगल यूनिट बनता है। जबकि रेड फास्फोरस जो होता है वो पॉलीमर बनाता है, ऐसा होता है। इस तरीके से चलता चला जाएगा।
ये देखिए, बोलो क्या समझ में आया? और तो सब इंफॉर्मेशन ही याद रखना पड़ेगा। हाँ, देखो नीचे कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, ये सब डायरेक्ट पूछेगा आपको। फॉसी जॉ, जिसका एक और नाम क्या है बेटा? फास्फोरस नेक्रोसिस ऑफ नेक्रोसिस। जॉ। ये उन लोगों में पाया गया है जो व्हाइट फास्फोरस के कांटेक्ट में आते हैं। अब ये पूछ सकता है कि व्हाइट फास्फोरस से कौन सा डिजीज होता है, या फॉसी जॉ का डिजीज का कॉज क्या है। इन हाँ। सब में एक बोर्ड लेवल से थोड़ा सा आगे इंफॉर्मेशन दे रहे, बेटा सुन ले। बोल, व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस कौन ज्यादा स्टेबल है? रेड फास्फोरस ज्यादा स्टेबल। रेड फॉस्फोरस। है, रेड फास्फोरस ज्यादा स्टेबल है बेटा, हाँ सर। है ना? लेकिन ये भी याद रखना कि आपके पास जितना भी एलोट्रॉप है, व्हाइट, रेड, स्कारलेट, अल्फा, बीटा, वायलेट, इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल ब्लैक होता है। ब्लैक। ब्लैक होता है। ये देखना, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने का टाइम में भी आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा स्टेबल ब्लैक, ब्लैक, फिर रेड, फिर व्हाइट। ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? ग्रुप 15 का हाइड्राइड। ये कितना सारा इंफॉर्मेशन है। पढ़ा? हाँ सर। समझ आया? हाँ, বয়লিং পয়েন্ট আর ডিসলিউশনে গড়বড় আছে, বাকি সব ট্রেন্ড ঠিক আছে। ये बेटा 4 नियम समझ ले। कभी भी अगर आपको ये पकड़ना हो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है या ज्यादा है, तो ये 4 बेसिक रूल है। एक एक एग्जांपल से समझाते समझेगा। अगर आपसे पूछा जाए CH4, C2H6, C3H8 का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो, ये होगा। सब बढ़ेगा, हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपसे पूछा जाए NaCl और HCl में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो, सर NaCl ज्यादा होगा, है ना? NaCl का ज्यादा पोलैरिटी होता है ना? हाँ। सीस वाला ज्यादा होगा। बोल, सीस वाला। अगर आप लोगों को याद होगा बेटा, आप लोग अगर याद होगा तो आपको पढ़ाए होंगे कि डाइपोल मोमेंट ऑफ सीस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस। और यहाँ पे बोले जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो सीस का ज्यादा होगा, तो सीस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना? अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस कंपाउंड का नाम बोलेगा। इन पेंटेन। इसका नाम बोल। आइसोपेंटेन। आखिरी वाले का नाम बोल। नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, है ना? फिर कोई बेटा एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, इन तीनों में बताओ किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है?
मॉलिक्यूलर वेट सेम है सर। सेम है। सेम, यानी मॉलिक्यूलर वाले रूल से ही सॉल्व नहीं होगा। अब बताओ इन तीनों में कौन ज्यादा पोलर है कौन कम पोलर है? पोलरिटी नहीं कह सकते, दोनों तो नॉन मेटल है, मतलब अब एक polarity- गधा लोग सुन ले बेटा, एक चीज बता रहे हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, लड़का लोग फंसता है, सुन ले। एल्केन माने पैदाइशी डाइपोल मोमेंट जीरो, माने पोलैरिटी हाँ, जीरो yes बाय sir, बर्थ डिफॉल्ट, हाँ, है ना? yes sir, माने आखिरी वाला क्वेश्चन को आप मॉलिक्यूलर वेट से भी सॉल्व नहीं कर सकते हो, पोलैरिटी से भी सॉल्व नहीं कर सकते हो, डाइपोल मोमेंट से भी सॉल्व नहीं कर सकते, सरफेस एरिया सर। है ना? इसको सरफेस एरिया बोल। कौन सबसे ज्यादा एरिया पकड़ के बैठा हुआ? इन पेंटेन। एन पेंटेन। देखो ये सबसे ज्यादा जगह दिया है, ये कम जगह दिया है, तो ये ऑर्डर होगा। यहाँ तक का बात समझ में आया बेटा? हाँ, हाँ सर। अब उस लॉजिक से बताओ अगर आपसे पूछा जाए कि NH3 और PH3 में किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, PH3 का। सर पीएच उसका मतलब PH3 PH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, हाँ हाँ, है ना? हाँ, लेकिन NH3 का ज्यादा है। यस हाँ। सर। लेकिन अगर NH3 को यहाँ से हटा दे, लिस्ट से ही हटा दो, अब बाकी को फॉलो करो तो रूल ठीक चल रहा है, हाँ, बाकी तो हाँ, रूल सर। ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है ना बेटा? अब सुन ले हाँ, आगे हाँ। का कि ये बॉइलिंग पॉइंट का जितना भी रूल पढ़ाए बताए बेटा आपको, ये सब का सब काम करना बंद कर देगा, सब का सब फेल हो जाएगा अगर आपके क्वेश्चन में ये आ जाए। हाँ, यस सर। और आपको केमिकल पता होना चाहिए कि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बनाता है, हाँ। हाँ सर। तो अगर सवाल पूछा जाए कि व्हाई अमोनिया हैज एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। बोल रहे हाँ सर, पढ़ा सर। समझ गया सर। अब देखो आपके पास कुछ ऑर्डर दिया गया है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। पढ़ लो एक बार, देख लो। कहीं भी कुछ बात करना बोल बेटा। सर हाइड्रोजन के तो हम अच्छा खासा यूज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में देखे, डाइफॉस्फाइन का कहाँ यूज होता है सर मेडिकल फील्ड में? मतलब हाइड्रोजन का तो हम लोग अच्छा खासा रिएक्शन देके यूज देखे ऑर्गेनिक में, लेकिन डाइफॉस्फाइन कहाँ यूज होता है सर इंडस्ट्री में? डाइफॉस्फेट का यूज इंडस्ट्री में है बेटा। डाइफॉस्फेट का यूज आपका नेचर में भी है। अगर तुमने पढ़ा होगा, जंगल में आग लगता है तो उसमें मीथेन गैस के अलावा ये सब गैस भी अपना रोल प्ले करता है। ओके सर। अब देख क्या पढ़ने जाते हैं। हैलाइड। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? हाइड्राइड, है ना? हाइड्रोजन। 15 का हैलाइड के बारे में बात करेंगे। देख कितना कुछ पढ़ने का। सुन सबसे पहले तो ये याद रखें ग्रुप 15 जो है मेनली क्या फॉर्म करता है बेटा? ट्राई हैलाइड और ट्राई हैलाइड का एग्जांपल याद दिया हुआ देख। और क्या बनाता है? पेंटाहैलाइड। ठीक है, अब मेरा कुछ सवाल का जवाब देगा। नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड क्यों नहीं बना रहा है? तो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है ना सर? जवाब दो। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल सर, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैसे यहाँ पर BiF5 लिख तो दिया बेटा, ये भी नहीं होता, ये गलत है। अब अगर पूछा जाए
कि बिस्मुथ BiF5 क्यों नहीं बना रहा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ, क्योंकि अगर बिस्मुथ BiF5 बनाएगा इसका मतलब बिस्मुथ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +5। हाँ, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और दिखाता अभी है। हम लोग ये पढ़े थे कि नीचे वाला लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को फेवर करता है, हायर को फेवर नहीं करता। नहीं करता है। ये सारा कुछ पढ़ के बता, इसमें डाउट है, डिस्कस करेंगे। सर मतलब आर्सेनिक का क्लोराइड और ब्रोमाइड मतलब AsCl5 और AsBr5 क्यों नहीं बनता और SbBr5 क्यों नहीं बनता सर? इन सब का रीजन लगभग वही है जो लास्ट वाले का पढ़। अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। ओ अच्छा, ये does not exist with the bigger size। ओके सराउंडिंग सर। एटम का साइज बड़ा हो जाए ना बेटा, हाँ, अनस्टेबल हो जाए। कुछ एक लॉजिक देते हैं। यहाँ देखो, मान लो ये फास्फोरस है और ये आयोडीन है, बड़ा हाँ। फेस Pi3 बन गया। लेकिन अगर आप Pi5 बनाने बैठोगे तो बाकी दो आयोडीन को कहाँ बैठाओगे? जगह ही नहीं है। हाँ, यस सर, समझ। सुन बेटा लोग, तुम्हारे स्कूल में ना एग्जाम में ये सब पूछेगा, तो याद रखना ट्राई हाइलाइट जितना भी बेटा, इस सब पर सब क्या है? sp3। यानी ऐसे देखो, ये ऐसा है, ये sp3 है, उसके पास एक लोन पेयर है। लोन पेयर होने की वजह से उसका शेप क्या हो जाएगा बेटा? पिरामिडल। और जितना भी पेंटा हैलाइड है, मान लो बीच में एलिमेंट E, वो ऐसा है। ट्राइगोनल ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये सब चीज बेटा आप लोगों को क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे पढ़ाए थे। इंट्रोडक्शन दे दिए बेटा, चलो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। ट्राई हाइलाइट का देखो क्या इंफॉर्मेशन हो रहा है। और पहला पॉइंट, ये सब इंफॉर्मेशन है, पढ़ो। हाँ सर। हाँ सर। अब सुनो, इन सब में याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कौन सा हाइलाइट एक्सप्लोजिव नेचर है। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक्सप्लोजिव होता है। अब आगे पे ध्यान देना, यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज देखो, अगर नाइट्रोजन का ट्राई हाइलाइट बनाएंगे तो ये बनेगा ट्राई हाइलाइट बेटा। यस सर। अब इसके पास लोन पेयर, तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं? ये किसी को डोनेट कर सकता है। डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा ना। लेकिन अगर यहाँ फ्लोरीन बैठा हुआ है तो ये लोन पेयर को डोनेट करने देगा? नहीं सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नहीं देगा। तो खींचेगा। इसका मतलब NF3 का डोनेटिंग पावर सबसे कम होगा और NH3 का डोनेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। इसका बेसिक ऑर्डर है। देख तो समझ में आ रहा बात? हाँ सर। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया कि NF3 के पास लोन पेयर होने के बावजूद भी वो लिविस बेस के तौर पे काम ही नहीं कर पाता। वो इससे नहीं काम कर पाता बेटा, यहाँ पर एक नहीं 3 फ्लोरीन बैठा हुआ है, खींचता है इलेक्ट्रॉन को तो होता है, लेकिन ये डोनेट कर ही नहीं पाता है। In spite of this, NF3 does not behave as Lewis base. पढ़ो ये सब इंफॉर्मेशन। ये देखो क्या बताया, देखा गया NF3 और PF3 के अलावा जितना भी ट्राई हाइलाइड है सबका सब पानी से रिएक्ट कर सकता है, मतलब हाइड्रोलाइज्ड हो सकता है। जैसे देखो NCl3 में पानी डाला NH3 H3O बना, PCl3 में पानी डाला H2O H3PO3 ये बना, इसमें डाला तो ये बना, ठीक है। और ये आखिरी पहला को छोड़कर बाकी सब में जो HCl बनता है वो HCl क्या क्रिएट करता है बेटा? वहां पे फ्यूम्स क्रिएट करता है। अब देखो क्या बोला यहाँ, क्या बोला? NF3 हाइड्रोलाइज नहीं होगा। अब उसका रीजन देखो, क्यों हाइड्रोलाइज नहीं होगा, पढ़ो इसको। लैक ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। हाँ, और PF3 क्यों नहीं हाइड्रोलाइज होगा, वो पढ़ो। PF3 के पास में तो फास्फोरस के पास तो डी ऑर्बिटल है। ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, स्ट्रॉन्गर देन। यानी कि पहले था क्या? PF बॉन्ड,
हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या हो जाएगा, पीओ बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, कंपैरेटिवली ये वीकर बॉन्ड है, तो ये फिजिबल नहीं होगा कि स्ट्रॉन्ग वीक की तरफ क्यों जाएगा। हाँ सर। और ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस उसका याद रखना, टॉप टू बॉटम हाइड्रोलाइसिस डिक्रीज करता है। अब आगे पढ़ो। हाँ सर, ये सर। अब समझ बात को। अभी हम लोग पढ़े कि नाइट्रोजन का जो भी ट्राई हैलाइड होगा उसके पास लोन पेयर है तो वो डोनेट करेगा तो लिविस बेस हो जाएगा। तो बोल सकते कि सर यही मामला तो फास्फोरस में भी हो सकता है, फास्फोरस भी यही होगा, वो भी अपना डोनेट करेगा तो लिविस बेस हो जाएगा। बिल्कुल सही बेटा, याद रखना ये लोग भी लिविस बेस के तौर पे बिहेव कर सकता है, लेकिन लिविस बेस के अलावा ये लोग कैसा और बिहेव करता है, लिविस एसिड। क्यों? क्योंकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी इन सब के पास क्या पड़ा हुआ है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। लिविस एसिड का मतलब क्या होगा कि वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पर कहाँ एक्सेप्ट करेगा, डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है। इसलिए ये लोग, और ये इसका एसिडिक ऑर्डर याद रखना है। अब देखो ये कुछ रिएक्शंस वगैरह ये आप लोग खुद पढ़ोगे। अब ट्राई हैलाइड के बाद किस पे बात करने जा रहे हैं, पेंटा हैलाइड। पेंटा हैलाइड में देखो ये सब रिएक्शंस वगैरह आप खुद देख लेना। और ये देखो ये कौन सा ज्योमेट्री है बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को क्लास 11 में याद होगा तो ये जरूर पढ़ा है, तो नहीं हो याद है तो सुन ले बेटा फिर से, कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है AB5 टाइप जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, उसका ज्योमेट्री ऐसा होगा, ये हो जाएगा प्लेन, जिस प्लेन में वो लाई कर रहा है, दिस इज द प्लेन, ठीक है। इसके ऊपर एक और इसके नीचे एक। अगर आप लोग को याद होगा तो हम बताए थे कि इसको इक्वेटर कहते हैं, और इसको एक्सिस बोलते हैं। यस सर। तो ये वाला जो लाइन होगा ये कहलाएगा एक्सियल बॉन्ड लेंथ, और ये वाला जो लाइन होगा या ये वाला जो लाइन होगा या ये वाला जो लाइन होगा इसको क्या कहेंगे हम लोग, इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। और ये हमेशा याद रखना हर मामले में, मतलब इस वाले का हर मामले में और कहीं नहीं, इस वाले के एग्जांपल में मतलब sp3d में, कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ में एक्सियल बॉन्ड लेंथ हमेशा ज्यादा होता है। देखो उसका प्रूफ भी आपके पास यहाँ वैल्यू मिला लो, समझ रहे बेटा। तो अब यहाँ से एक एप्लीकेशन बताएंगे, उसको समझना ध्यान से। तो बोल ये वाला लाइन और ये वाला बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड कमजोर है, एक्सियल में इक्वेटोरियल? एक्सियल वाला ज्यादा कमजोर है क्योंकि वो ज्यादा दूर है ना सर, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ज्यादा दूर है इसलिए। बिल्कुल सही। और आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते कि सर मेरे पास अगर एक लंबा लकड़ी होगा और एक छोटा लकड़ी होगा, इसको आराम से तोड़ देंगे, इसको तोड़ने में ज्यादा ताकत लगता है, हाँ, है ना। तो इसका मतलब जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हुआ वो इजीली ब्रेक कर जाएगा। तो होता क्या है कि PCl5 में ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक कर जाता है। तो वो तो अगर PCl में से ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर गए तो बचा क्या, अगर PCl3 बचा। और क्या बन गया, देख ये इक्वेशन इसी तरीके से बनता है। हाँ, ओके। समझे, ये जो इक्वेशन होता है ना ये ऐसे बनता है, पढ़ो। बाकी जो PCl5 का हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन है बेटा इसको याद कीजिएगा। अब आ गया देखो क्या बोलता है, कुछ और इंफॉर्मेशन है। जो PCl5 सॉलिड के फॉर्म में होता है बेटा वो आयनिक कंपाउंड पाया गया है, और वो दरअसल एग्जिस्ट ऐसे करता है, यानी कि सॉलिड PCl5 का फॉर्मूला हो गया P2Cl10, मिला तो हाँ, डाइमर। लेकिन ये वैसा डायमंड नहीं है बेटा, ये आयनिक के फॉर्म में होता है। P2Cl10 में एक फॉर्मेट होता है PCl4 प्लस और एक फॉर्मेट होता है PCl6 माइनस। जहां पर यहाँ पर अगर निकालोगे तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 आएगा और इसका निकालोगे तो बेटा sp3d2 आएगा। कुछ और इंफॉर्मेशन से देख लो, यहाँ पर पढ़ लो, तो लिखा हुआ है।
सर ये PBr प्लस और Br माइनस का क्या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन? तो देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। अगर तुमसे बोलेगा कि PBr कहाँ गया, PBr5 गैस, यहाँ पर फास्फोरस का हाइब्रिडेशन निकालो, तो आंसर है sp3d। लेकिन बेटा अगर आपको बोलता है PBr5 सॉलिड है, तब आंसर आएगा sp3, क्योंकि PBr5 का मतलब होगा हम ये लेगा, ये नहीं लेगा। ओके, हाँ सर, ठीक है यहाँ तक? यस। पढ़ लो ये। और ये बात की थी ना कि BIF5 हाँ, इनट पेयर पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता? इनट पेयर इफेक्ट की वजह से। ठीक है, यस सर। अब हाइलाइट पढ़ लिए बेटा, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? ऑक्साइड। तो हाइड्राइड हो गया, हाइलाइट हो गया, ऑक्साइड पे बात, बहुत कुछ पढ़ने को। ये देखो ग्रुप 15 मेनली आपके पास दो तरह का ऑक्साइड बनाता है, ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड। ये देखो, अब इसमें भी नेचर देख लो, नाइट्रोजन और फास्फोरस को जो ट्राई ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर शो करता है, बाकी दोनों एम्फोटेरिक है, होना भी चाहिए। याद करो थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये नॉन मेटल था, ये नॉन मेटल था, याद है ना? ये दोनों मेटलॉइड था और ये मेटल था, तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होगा। ठीक है, अब एसिडिक ऑर्डर देख लो। एसिडिक ऑर्डर क्या होता है बेटा? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका एसिडिक ऑर्डर ज्यादा होगा। हाँ। लेकिन ये क्या हो रे, गड़बड़ हो गया, गलत गलत, ये गलत, इसको ठीक कर लेगा। लेकिन अगर सेम एलिमेंट में पूछा जाए तो याद रखना उसका एसिडिक ऑर्डर ज्यादा होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा। यहाँ पर देखो अब ये उल्टा होगा, यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो अगर डिफरेंट एलिमेंट में एसिडिक ऑर्डर पता करना तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल को फॉलो करो। सेम एलिमेंट का ऑक्साइड में अगर पता करना तो आप जिसका वो हायर है। नाइट्रोजन कितना ऑक्साइड बनाता है? नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड बनाता है। ये सब पीरियोडिक टेबल में पढ़ाए थे बेटा, अगर जाके 11 का पेपर देखना है। यहाँ देख, नाइट्रोजन 5 बनाता है, N2O, NO, NO2, N2O3, N2O3, हाँ, NO2 और N2O5। आपको ये याद रखना कि इन 5 में से पहला 2 न्यूट्रल होता है, यस, बाकी का एसिडिक होता है। एक बार सुन ले फिर से बेटा, जितना भी नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा वो हमेशा एसिडिक होगा, और जितना मेटल का ऑक्साइड होगा वो हमेशा बेसिक होगा। बस ये याद रखना कि नॉन मेटल का ऑक्साइड में 4 एक्सेप्शन है। एक है N2O, एक है NO, CO और H2O। ये चारों ही नॉन मेटल का ऑक्साइड है, लेकिन ये लोग न्यूट्रल पाया गया है। समझ में आ रहा बात? ठीक है सर। और कैसे साबित होगा कि न्यूट्रल है, उसका कंसेप्ट को समझो। CO में पानी डालोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन CO2 में अगर आप पानी डालोगे तो वो आपको देगा H2CO3। ये क्या दिया? एसिड दिया, मतलब ये एसिडिक ऑक्साइड है। जैसे कि आप SO3 में अगर आप पानी डाल दोगे तो वो आपको H2SO4 देगा। समझ में आ रहा? जैसे कि अगर आप N2O3 में पानी डालोगे तो वो आपको HNO2 देता है। जैसे कि वाटर से रिएक्ट अगर करना आप पानी पड़ेगा, डालोगे तो वो आपको HNO3 देगा। हाँ बोल, क्या बोल रहा है बेटा? वाटर से रिएक्ट करके प्रूफ करना पड़ेगा। ये प्रूफ नहीं करना है, ये प्रूफ ऑलरेडी है, आपको नॉलेज दे रहे हैं बेटा कि जो मेटल नहीं, बाय ऑक्साइड चांस पूछा तो फिर बोल देगा लाओ भाई लैब वैब तो पूरा प्रैक्टिकल करके ही प्रूफ देना। देखिए तो क्या प्रूफ देगा, तब ठीक है ना? अच्छा पढ़ो ये सब, ये कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और याद रखना एक्सेप्ट P2O5 ऑल पेंटॉक्साइड शोज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है बेटा। अब आइए, ऑक्साइड्स पढ़ रहे थे हम लोग, पढ़ क्या रहे थे बेटा? हम लोग पढ़ रहे थे ग्रुप 15 का ऑक्साइड। अब ग्रुप 15 का ऑक्साइड में आपको एक जनरल आइडिया दे दिया गया
अब आपको जो थोड़ा सा डिटेल में जाना है तो किसका ऑक्साइड में जाना है बेटा, ये देखो, ये तेरा पूरा नोट्स में सारा का सारा एक चार्ट बना करके दो। तो क्या बताए थे बेटा, अभी कितना ऑक्साइड हमारे पास है, 5 बताया था ना, ये हुआ 2 और यहाँ पर देखिए 3। अब देखते इन तीनों में नेचर क्या लिखा हुआ है, इसका नेचर, इसका नेचर एसिडिक एसिडिक, जबकि इन दोनों का हाँ। नेचर देखते क्या है बेटा, न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा। तो ये आपका काम है बेटा, ये सारा पढ़ो, ये दिखता कैसे, कलरलेस है, न्यूट्रल है, बनता कैसे, रिएक्शन याद रखो और उसका बाकी प्रॉपर्टीज याद रखो। ठीक है, ये जो भी प्रॉपर्टीज बेटा आप लोग को लिख करके दिए सब एनसीईआरटी से, यानी इसमें आप कुछ बात नहीं दे सकते। जिसमें एनओ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ये वाला पढ़ तो यहाँ से, ब्राउन रिंग टेस्ट। हाँ ठीक है, ये पार्ट हाँ। बेटा आप लोगों का काम हाँ, सर। नोट्स में पढ़ना, अगर कहीं दिक्कत होगा तो पूछना। अब आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से उसका प्रॉपर्टीज के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर पूछता है, ये देखो, ये स्ट्रक्चर याद करना, देखो एनसीईआरटी के बुक से लिया हुआ स्ट्रक्चर। अब क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, जैसे आपसे पूछेगा कि कौन है जिसमें एन बॉन्ड पॉसिबल है, देखो है एन बॉन्ड पॉसिबल, हाँ N2O। N2O, इसमें एन बॉन्ड पॉसिबल है। और कौन है जिसमें NON बॉन्ड पॉसिबल है, N2O5। ठीक है, ये सब आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है, ये स्ट्रक्चर याद रखना बेटा, ड्रॉ करने के लिए आते हैं स्कूल के एग्जाम में। अब आ जाओ किसका ऑक्साइड, फास्फोरस। तो नाइट्रोजन कितना ऑक्साइड बनाता है बेटा, 5। फास्फोरस बेटा बनाता है मेनली 2 ऑक्साइड, ये देखो कौन कौन है, P2O3 जिसका डायमर होगा P4O6, और नीचे देख P2O5 इसका डायमर होगा P4O10। अब ये लोग कैसे प्रिपेयर करेगा, इसका रिएक्शन दे दिया, उसका प्रॉपर्टीज दे दी, ये खुद से पढ़ना क्या क्या होता है, ठीक है। अब पढ़ो इसको, क्या आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पढ़े हैं कि P2O5 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट? हाँ यस सर। हाँ सर। तो ये उसका बेटा देख लो, पानी का लगाव है। P2O5 यानी P4O2 में जैसे ही पानी दोगे तो पहले कन्वर्ट हो जाएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड में, फिर पानी लेकर के कन्वर्ट हो जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड में, और फिर पानी लेकर के कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये आपको याद रखना है, यानी इसको आप इससे उल्टा भी याद रख सकते हो कि अगर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से पानी निकाल ले तो ये बनेगा, इससे पानी निकाल ले तो ये बनेगा, और इससे पानी निकाल ले तो ये बनेगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो बेटा, ये इसका स्ट्रक्चर। वैसे ये जो स्ट्रक्चर है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्कूल के एग्जाम में ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आता है। तो दिख तो ऐसा रहा बेटा, लेकिन ऐसा ड्रॉ मत करना। तो स्कूल में आप कैसे ड्रॉ करोगे वो तरीका बता रही है, देखो ऐसे लिखना, P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ध्यान से सुनना बेटा लैंग्वेज को। स्ट्रक्चर बनाते वक्त बनाना हेक्सागन, लेकिन 8 मेंबर बनाना। देख तो हेक्सागन बनाया लेकिन 8 मेंबर से बनाया, फॉलो कर। हाँ सर। हाँ सर। शुरू कैसे करेगा, P से, फिर O, फिर P, फिर O, फिर P, इस तरीके से लिखता जाएगा। लिखने के बाद बोल, यहाँ पे P4O6 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है। हाँ सर। इसका मतलब बेटा ये 3 बॉन्ड बनाएगा। देख तो फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाया है, नहीं 2 बनाया। 2 बनाया। अच्छा ऑक्सीजन 2 बनाता है, ऑक्सीजन 2 बनाया है। हाँ हाँ। यानी ऑक्सीजन अपनी जगह पे ठीक है। अब फास्फोरस को देखो 3 बॉन्ड। अच्छा मेरा फॉर्मूला P4O6, तो देख तो P4 हो गया, हाँ O4 हाँ। हुआ है तो और O4 हुआ, O6 नहीं हुआ है ना बेटा। तो क्या नहीं। करना, इस P और इस P के साथ एक O जोड़ देना, तो P का 3 बॉन्ड भी हो जाएगा,
और इस P और इस P के साथ एक O जोड़ देना, तो देखो तब बन गया तुम्हारा, यही स्ट्रक्चर बनाना। सर ठीक है, समझ आया? हाँ सर। हाँ हाँ सर। अब दोबारा सुनो, इसी को हम फिर से प्रैक्टिस करवा देंगे एक बार फिर से। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बेटा? P ये 8 का सिंगल हेक्सागोन बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड P, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड P, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड P कर देंगे बेटा ऐसे। और करने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों फास्फोरस को एक ऑक्सीजन से जोड़ देंगे और इन दोनों फास्फोरस के ऑक्सीजन से। आया समझ में? तो बोल फास्फोरस का कितना बॉन्ड हो गया? 3 बॉन्ड हो गया सबका। 3 बॉन्ड हो गया ना? अच्छा, अगला हाँ। स्ट्रक्चर किसका बात बेटा? P4O10 P4O10 तो बोल P4O10 में फास्फोरस का जाइंट्रोन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 5 है सर। इसका एक मतलब एक फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाएगा? 5 बनाएगा, 5 एक बॉन्ड एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे है ना? तो सुन अब बनाने का तरीका, P4O6 को याद रख, वहीं से P4O10 भी बन जाएगा। अब देख P4O10 कैसे बनेगा, देख क्या करना कि अब तेरे पास जो ये है, इसके साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देख अब फास्फोरस का 5 बॉन्ड भी हो गया, P4O10 तैयार है। O10 भी हो गया। हाँ हाँ है बात समझ में? ठीक है सर। हाँ सर। अब देखो सर, इन लोगों ने कंपैरिजन दे दिया है, बोल। जब ड्रॉ करेंगे सर तब हमको एंगल नहीं लिखना पड़ेगा तो सर? नहीं। अब देखो यहाँ पे उसका सारा डिटेल दे दिया गया है, कंपैरिजन बिटवीन P4O6। देख तो क्या पूछा, कितना सारा क्वेश्चन बन सकता है, देखिएगा पूछ सकता है कितना POP बॉन्ड बना है, कितना मेंबर का रिंग बन रहा है, देख रहा है। हाँ। तो तुमको बेटा पूरा का पूरा खाना रेडी करके दे दिए, ये आपका खाना तैयार है, बैठ के पढ़ते रहो कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, कितना ऑक्सीजन है जो फास्फोरस के साथ अटैच है, किसका कितना एंगल है, कौन छोटा कौन बड़ा, सारा का सारा कुछ आपको समझ सकता है बेटा। यहाँ से दो स्ट्रक्चर से P4O6 से P4O10 से कितना सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसको तो सर प्रैक्टिस में रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ सर। अब आओ, तो क्या क्या पढ़े बेटा हम लोग? हाइड्राइड पढ़े, हैलाइड पढ़े, ऑक्साइड पढ़े, है ना? हाँ। आप क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? ऑक्सी। ऑक्सी। यहाँ पे बहुत सारा है, गर्दा उड़ा के, बस इतना पढ़ना नहीं है बेटा आप लोगों को, बस जानकारी की दे दो। आर्सेनिक नहीं पढ़ना आपको, एंटीमोनी नहीं पढ़ना, बिस्मुथ नहीं पढ़ना, नाइट्रोजन पढ़ना, फास्फोरस पढ़ना, और नाइट्रोजन में भी सब नहीं पढ़ना, नाइट्रोजन में सिर्फ आपको 2 पढ़ना। बोल कौन कौन सा? HNO2 और HNO3। HNO3। चलो देखो क्या क्या पढ़ना, उसका लिस्ट आता है। ये एसिडिक ऑर्डर, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ाया गया कि कैसे पकड़ेंगे, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, ये याद रखना आपको। और यहाँ पर देखो फास्फोरस का, बोले ना कि आपको नाइट्रोजन का ज्यादा नहीं पढ़ना, मेन खेल बेटा फास्फोरस का। ये देखो फास्फोरस क्या, ये देखो सबका नाम, सबका प्रिपरेशन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबका स्ट्रक्चर। अब एक और लॉजिक बता रहे, सुन ले। जिस एसिड में फास्फोरस के पास हाइड्रोजन अपना बॉन्ड, हाइड्रोजन मतलब फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, बताओ तो इन तीनों स्ट्रक्चर में कौन है जो फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं बन रहा है? सर H3PO4 में, वहां पर फास्फोरस हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है ना? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाँ। फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में है, यहाँ पर है। तो याद रखना जहाँ पे फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा वहां पे आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, समझा? यस सर। ठीक है, और जहाँ पे नहीं है वहां पे ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। हाँ। देखो तुम, ये सब है आपके पास, ये सब का स्ट्रक्चर देख लेना। फिर यहाँ सबसे वही पूछेगा किसमें PP बॉन्ड बनेगा, किसमें POP बॉन्ड बनेगा, किसका कितना बेसिसिटी है। ठीक है, ये बेटा आपको चार्ट बना करके दे दिया गया है, बैठ के चाटते रहना इसको। अब आओ, ये कुछ इंफॉर्मेशन से पढ़ो इसको। हाँ ये तो अभी बताया, पढ़ो इसको। जितना भी फास्फोरस का ऑक्सी एसिड है बेटा, सभी में फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज पाया गया है। दूसरा क्या है बेटा, कि हाइड्रोजन एटम इन OH बॉन्ड आर आयनाइजेबल
and are acid, whereas pH bonds have reducing प्रॉपर्टी। जिसमें pH बॉन्ड मिलेगा वो उसके पास reducing प्रॉपर्टी, और जिसमें pH बॉन्ड नहीं है उसके पास reducing प्रॉपर्टी नहीं। यहाँ तक का बात समझ में आया बेटा आप लोगों को? बिल्कुल सर। हाँ सर। अभी तक क्या पढ़े बेटा? ग्रुप 15 का हम लोग हाइड्राइड पढ़े, हैलाइड पढ़े, ऑक्साइड पढ़े, ऑक्सीएसिड पढ़े, ठीक है। अब एक दो मेंबर पे बात करते हैं। यहाँ पे भी ज्यादातर इंफॉर्मेशन है, सुनो। अमोनिया, तो अमोनिया का प्रिपरेशन आपको सब याद रखना बेटा। हाँ सर। हाँ, यहाँ पर देखो एक पैटर्न मिलेगा कि किसी भी मेटेलिक नाइट्राइट को अगर आप हाइड्रोलाइज करते हो, ये देखो जनरल फॉर्मेट देते हो, याद रखना वो मेटल का हाइड्रोक्साइड देगा, अमोनिया का। जैसे यहाँ पर किसका नाइट्राइड है? लिथियम का, तो हाइड्रोक्साइड किसका बना? लिथियम का और अमोनिया का। इसी पैटर्न पे दो तीन और रिएक्शन देखो तो समझ आ रहा है। हाँ सर। ठीक है। हाँ। और लार्ज स्केल प्रिपरेशन उम्मीद करते हैं आप लोग तो बेटा नर्सरी से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हेवर्स प्रोसेस पे याद रखना कि लार्ज स्केल प्रिपरेशन में आता है टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 700 केल्विन, प्रेशर 200 atm। इसमें ये याद रखना कि कौन कैटलिस्ट होता है और कौन प्रोमोटर होता है, इसको याद रखना, ये सब पूछता है। सर कैल्शियम साइनामाइड से जो बनता है वो क्या पॉइजनस नहीं होता सर? ये साइनामाइड है, साइनाइड नहीं है। ओके सर, ओके सर। साइनाइड होने से CN होता है, ये CN2 है। हाँ वही पूछ रहा था। ओके सर। अब प्रॉपर्टीज देख ले। अब इन प्रॉपर्टीज में किसको क्या क्या याद करना समझे। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, अमोनिया को ऑक्सीडेशन करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर मिलता है। एंड डोंट वरी बेटा, अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो आप देखो फिर से वही ऑर्गेनिक वाला खेल चलेगा। एक रिएक्शन आपको दो तीन जगह दिखेगा। बोल, यहाँ पर देखा ये अमोनिया को ऑक्सीजन दी तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना। हाँ हाँ देख, सर। अब देख यहाँ पर है। हाँ सर। यस सर। बेटा यहाँ का भी खेला वही है, अगर आप एक रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लोगे। देखो ना, अब दो जगह पे नहीं होगा, ये अमोनिया में भी पढ़ने को मिलेगा और नाइट्रिक ऑक्साइड में भी पढ़ने को मिलेगा। हाँ सर। इससे दो जगह आ गया बेटा आपका। यस सर। यही लॉजिक आपको ऑर्गेनिक भी बताया था कि हर रिएक्शन मिनिमम 2 बार दिखेगा आपको, हाँ। है ना। और ये रिएक्शन एक और जगह पढ़ने को मिलेगा सर, ऑसवाल्ड प्रोसेस का पहला स्टेप है तो। हाँ, अगर देखो याद रहेगा तो ठीक पकड़ लोगे। अब देखो आगे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेस्लर्स रिएजेंट। सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नेस्लर्स रिएजेंट। इसका केमिकल नाम क्या होगा बेटा? पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। और पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड के साथ अमोनिया को बेसिक मीडियम में जब ट्रीट किया जाए तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स है जिसको मिलर्स बेस बोलते हैं, और ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो इन दोनों में ये दोनों इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है, नेस्लर्स रिएजेंट इंपॉर्टेंट। क्लोरोप्लैटिनिक एसिड पढ़ लेना, ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है अमोनिया के साथ, येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है। और भी प्रॉपर्टीज में देखो, एक्वस अमोनिया के साथ ये सब देख लेना, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार जो इंपॉर्टेंट है बेटा मार्क करते हुए चलो। हाँ, वैसे कि देखो तो आप लोगों को ये याद आ रहा है कि हाँ सर ये रिएक्शन आप लोगों को पढ़ाए थे कहीं, ये लास्ट क्लास में आपको हम पढ़ाए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे कि Cu2+ का एनालिटिकल टेस्ट, याद है? हाँ सर, याद आ रहा ना? यस कॉपर को, ये वही रिएक्शन है बेटा आपके पास। अब कौन आ गया बेटा? तो नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड लैब में कैसे बनेगा? लार्ज स्केल प्रिपरेशन देखा गया ना, ऑसवाल्ड प्रोसेस का, ये तू बोल रहा था बेटा। हाँ, पहला स्टेप होता है ये। तो लार्ज स्केल प्रिपरेशन में पहले NO बनता है बेटा, NO को फिर ऑक्सीजन दे करके HNO2 बनता है, और HNO2 में फिर पानी डाल करके HNO3 बनता है। हाँ, यस सर। और क्या बताया गया
कि थर्ड स्टेप में जो NO तैयार होता है उसको सेकेंड स्टेप में रिसाइकल किया जाता है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन का मतलब क्या है? यस सर। एक और प्रोसेस आपके पास देखिए, अभी 2 दिन पहले तक तो लड़की क्लास कर रही थी। ये बात देख, पैटर्न फॉलो करेगा। देख, जहां पे पैटर्न वहां पे बता दिया क्या है कि अगर नॉन मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड देंगे तो उसी नॉन मेटल का क्या बनेगा बेटा? ऑक्सी एसिड बनेगा, पानी बनेगा, और जितना मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड लोगे उतना मोल ऑफ NO2 मिलेगा। अब इस पैटर्न का एग्जांपल फॉलो करो। समझ में आ रहे? हाँ सर। हाँ सर। अब मिलाकर देखो ना, कार्बन नॉन मेटल है, उसमें 4 मोल नाइट्रिक एसिड डाला तो क्या बना? 4 मोल NO2। 4 मोल। ये वाला मैच कर रहा है कि नहीं बोलना? हाँ सर। मैच किया? कहाँ मैच किया? यहाँ तो ऑक्सी एसिड नहीं CO2। बना। देखिए, यहाँ बना ऑक्सी एसिड, यहाँ बना ऑक्सी एसिड, यहाँ बना ऑक्सी एसिड, यहाँ भी बना ऑक्सी एसिड। बस समझ ले कैसे। क्या आपको पता है कि CO2 प्लस H2O मिलने पे क्या होता है? अभी अभी थोड़ी देर पहले बना है H2CO3। हाँ। यानी अगर इसी रिएक्शन को अगर हम ऐसे लिखे देख तो लिख सकते हैं H2CO3। कितना H2 है बेटा यहाँ पर? 2। तो 2 में से तो एक अंदर डाल दिया, एक बाहर छोड़ दो, प्लस 4 NO। हाँ। ये आपको याद रखना कि नॉन मेटल के साथ अगर नाइट्रिक एसिड देंगे ये पैटर्न फॉलो करेगा। अब देख, मेटलॉइड के साथ अगर नाइट्रिक एसिड देंगे तो भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। मिलाओ तो। ठीक है बेटा लोग? हाँ सर। हाँ सर। अब मेटल के साथ देखो। हाँ, अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे बेटा आप लोग पगला जाओगे, पगला जाओगे। ये देखो, हाँ सर। जिंक के साथ नाइट्रिक एसिड वेरी डाइल्यूट कंडीशन, डाइल्यूट कंडीशन, ये रिपीट हो गया, 2 बार रिपीट हो गया। कंसंट्रेट कंडीशन एक भरा हुआ मिलेगा। अब देखो, आयरन के साथ वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, कॉपर के साथ डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पे कुछ एक पैटर्न आपको हम दिखाएंगे, उस पैटर्न को पकड़ो तो समझ जाओगे कि रिएक्शन को कैसे याद रखना है। अब आप वापस आओ। हर रिएक्शन में बेटा एक मोटा मोटी आपको बात क्या मिलेगा सुन लो। सॉल्ट मिलेगा, देखो सब में सेम सॉल्ट बना, चेक करो। पानी मिलेगा, खेला यहाँ का है, ये चेंज होगा। यहाँ भी देखो, इसमें भी देखो, देखो तो आयरन के साथ सब सेम सॉल्ट दिया, सब कोई पानी भी दिया, खेला यहाँ चेंज हो रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड के साथ डिफरेंट सॉल्ट दिया सर। उसके बाद देखो कहाँ डिफरेंट सॉल्ट दिया रे? कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ, कंसंट्रेट के साथ। यहाँ देखो सॉल्ट है, पानी है, यहाँ चेंज हुआ। तो ये जो चेंज होगा बेटा, इस चेंज के लिए आप लोगों को एक रान्ना रेडी कर दिया। देखो कि अगर वेरी डाइल्यूट कंडीशन में मैग्नीशियम मेटल या Mn मेटल होगा तो उस मेटल का नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अगर आयरन हुआ, जिंक हुआ, टिन हुआ, वेरी डाइल्यूट कंडीशन में उसी मेटल का नाइट्रेट बनेगा और ये सॉल्ट ये देगा NH4NO3। अगर डाइल्यूट कंडीशन है, लेड, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, मेटल नाइट्रेट देगा, साथ में NO देगा। अगर आयरन और जिंक डाइल्यूट कंडीशन में, मेटल नाइट्रेट देगा, साथ में N2O देगा। ये आपको बेटा समरी बना दिया पूरा रिएक्शन का। समझा बेटा लोग? अब पढ़ो यहाँ पर क्या है, आगे पढ़ो।
क्या पढ़े बेटा कि कुछ ऐसा भी मेटल है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लाइक क्रोमियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल। क्योंकि जब ये लोगों को इसके साथ नाइट्रिक एसिड के साथ दिया जाता है तो जो मेटल होता है बेटा उसी मेटल के ऊपर ऑक्साइड यानी मेटल का जो ऑक्साइड होगा उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, और ये लेयर के साथ फिर एसिड कांटेक्ट में नहीं आता, रिएक्शन रुक जाता है। एक और टर्म याद रखना, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड किसको कहते हैं? तो याद रखना आंसर फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड उसको बोलेंगे जहां पर नाइट्रिक एसिड के अंदर कौन डिसॉल्व होता है? NO2, और ये ब्राउन कलर का होता है। पढ़ो, ये सब इंफॉर्मेशन है, पढ़ो बेटा। तो नाइट्रिक एसिड को अगर सनलाइट में रख दिया जाए तो वो डिकम्पोज करके NO2, H2 और O2 देता है। ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़, पहले इसको पढ़ पूरा, फिर बताते हैं। पढ़ा बेटा लोग? हाँ सर। अब कुछ सवाल का जवाब दो, बोलो ब्राउन रिंग टेस्ट में किस किस का इस्तेमाल करते हैं? ferrous sulfate freshly prepared, डाइल्यूट फेरस सल्फेट। सुनो, आप बोलोगे सर, अच्छा सबसे पहला सवाल, ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल करती, क्या चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हो? सर NO3 माइनस NO3 माइनस को चेक करने के लिए। अच्छा बताओ, तो हम दो कंपाउंड लिख रहे हैं, इन दोनों में से आप किसके लिए ब्राउन रिंग टेस्ट यूज करना चाहोगे? बोलो, दोनों के लिए। अबे दोनों में NO3 माइनस है, है ना? हाँ, और इसके लिए हम लोग साथ में लेते क्या है? फेरस। फेरस लेते, वो फेरस को तुम सल्फेट के फॉर्म में लो, किसी भी फॉर्म में, फेरस चाहिए। तो NO3 माइनस के साथ फेरस लेते हैं और रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, जहाँ NO3 माइनस NO में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, फेरस फेरिक में ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ठीक उसी टाइम पे आप जब बाहर से सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है, ये रिएक्शन का जो सॉल्यूशन बनता है और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों लेयर के बीच में एक ब्राउन कलर का रिंग फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है चलो देखते हैं, ये रिएक्शन याद रखिएगा। और एक पढ़ो इसको, नोट पढ़ो, देखो क्या आपका रिएक्शन। Hello friends, already we have detected presence of nitrate ion in our weight test, and now we are going to perform a confirmatory test for the presence of nitrate ion. So to perform this test we required a test tube, weight test tube stand, then spatula, our salt, then distilled water, concentrated sulfuric acid, water bath and freshly prepared ferrous sulfate solution. To perform this test, first take a small amount of salt in the test tube, then add distilled water in it, shake well to obtain a clear solution. Then add concentrated sulfuric acid,
This reaction is exothermic. Heat is evolved during the addition of sulfuric acid. স্যার ভিডিওটা 3 fps এ চলছে। Then cool the test tube in water bath. স্যার আটকে আটকে চলছে স্যার। Then add freshly prepared ferrous sulfate solution from the side of the test tube. Distilled water in it. तुम लोग कहाँ तक देखा बेटा, जरा बताओ तो। सर फेरस सल्फेट से होगा। बीच में बंद हो गया था ना ये। हाँ। अच्छा, आप लोग ग्राउंडिंग फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर? ये देखो, ये देखो। This reaction is exothermic. फॉलो करना। Heat is evolved during the addition of sulfuric acid. Then cool the test tube in water bath. Then add freshly prepared ferrous sulfate solution from the side of the test tube. And we observe that a brown ring is कोई बात नहीं बेटा, यहाँ फाइल करप्ट है। एनीवे, ग्राउंडिंग तक देखा तुम लोग? ग्राउंडिंग फॉर्म हुआ बेटा? हाँ सर। आप लोग चाहो तो ये वाला वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, वहां देखना, आपको पूरा ग्राउंडिंग बनते। और ये तो आप लोग का प्रैक्टिकल में भी था बेटा। किए आप लोग अपने प्रैक्टिकल में? ये सर स्कूल ही नहीं गए तो प्रैक्टिकल कहाँ से गए? अभी तो नहीं किया, लेकिन आईसीएससी में 10 में था सर हम लोगों का ये वाला। किया था ना तुम लोग? ये ब्राउनिंग टेस्ट था बेटा। अब यहाँ पे कुछ आपको इंफॉर्मेशन अलग से सुनना है, और ये हम पहले भी बता चुके हैं कि बेटा जब भी आयरन के साथ NO कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो NO किस स्टेट में होगा? +1। ये चीज जब आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे बेटा कि याद रखना, कॉम्प्लेक्स में भी जब भी आयरन NO के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा NO हमेशा +1 फॉर्म में। ठीक है, ये एक चीज याद रखना आपको। दूसरा ये याद रखना है कि कुछ ऐसा भी नाइट्रेट है जो ये टेस्ट नहीं देता, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट टेस्ट नहीं देता, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? डज नॉट गिव ब्राउन टेस्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट, यानी कैल्शियम नाइट्रेट कैल्शियम सल्फेट बना देता है, बेरियम सल्फेट बना देता है। फॉर दिस रीजन ये 3 एक्सेप्शन याद रख नहीं देता। इन 3 के अलावा ये टेस्ट आपको सब जगह पे मिलेगा। अब चलो बात करते हैं फॉस्फाइन का, यानी अभी तक बात की थी हम लोग NH3 का, HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का, फॉस्फाइन PH3 का। ये बेटा इसका प्रिपरेशन है। अगेन ये थोड़ी देर पहले याद करो, आपको हम पढ़ाए थे कि अगर मेटल का नाइट्राइड हो उसमें अगर पानी डाल देंगे तो वो मेटल का हाइड्रोक्साइड देगा और अमोनिया देगा।
सेम लॉजिक, नाइट्राइट की जगह फॉस्फाइड लगा दो तो यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड देगा और फॉस्फाइन देगा। व्हाइट फास्फोरस याद करो, ये वही वाला रिएक्शन जो थोड़ी देर पहले आपको बोले थे, ओनली व्हाइट फास्फोरस रिएक्शन NaOH व्हिच इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और यहाँ पे भी फॉस्फाइन का फॉर्मेशन होता है। बेटा रिएक्शन के मामले में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो एक रिएक्शन कम से कम 2 बार तो मिलेगा। प्रॉपर्टीज ये सब याद कर लो, यहाँ ज्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है। सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन देख, थोड़ी देर पहले तुम पूछा था ना सर क्या यूज होता है, तो आप हम क्या बोले थे, ये फायर जो जंगल में आग लगता है वहां काम में आता है, इट बिकम्स इनफ्लेमेबल। तो PH3 जलना शुरू कर देता है इसके प्रेजेंस में। और PH3 को प्यूरिफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, किसका नहीं किया जाएगा, HI का इस्तेमाल करते हैं। HI PH3 के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, PH4I। अब PH4I को जब KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो प्योर फॉस्फाइन आपका लिबरेट होगा। इसका रिएक्शन है बेटा। अब ये वाला पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछता है एग्जाम में, पढ़ो। पहले के दौर में बेटा जब हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, सैटेलाइट सिस्टम नहीं था, तब शिप अगर किसी से हेल्प मांगना होता था तो वो लोग क्या करता था बेटा, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड का मिक्सचर को एक कंटेनर में डाल करके पानी में डाल देता था। पानी में डालते ही फॉस्फाइड क्या करेगा, फॉस्फाइन गैस बनाएगा, कार्बाइड क्या करेगा, एसिटिलीन गैस बनाएगा, और ये जलना शुरू कर देता। तो पानी में आग लगता हुआ दिखता था। तो दूर से अगर कोई देख रहा कि पानी में आग लगा हुआ तो एक तरह का ये सिग्नल था कि हम लोग मुश्किल में हेल्प करो। इस सिग्नल का नाम जो आदमी ये फंडा दिया था उसका नाम था होम्स, इसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ा होम्स सिग्नल। तो आपसे पूछ सकता है कि होम्स सिग्नल में किसका किसका इस्तेमाल होता है। और आखिरी में पढ़ो स्मोक स्क्रीन, पढ़े बेटा स्मोक स्क्रीन क्या होता है, देखा है सिनेमा में, देखा है हीरो दौड़ के आ रहा है, हीरोइन दौड़ के आ रहा है, नीचे से धुआं निकल रहा है। हाँ सर, हाँ सर, है ना, हाँ सर। उसी को स्मोक स्क्रीन स्टेज वगैरह पे इस्तेमाल होता है, मिलिट्री में भी इस्तेमाल होता है स्मोक स्क्रीन। फेंक दिया, सब तरफ धुआं हो गया, दुश्मन से बच के निकल गया। हाँ यहाँ पे बेटा आपका ग्रुप 15 पढ़ा दिए। क्लास के बाद अभी आपको हम नोट्स और वीडियो दोनों भेज देंगे, पढ़ो। अगले क्लास में ग्रुप 16 पे बात करें, ठीक है बेटा लोग। हाँ हाँ सर। सर इस चैप्टर के ऊपर MCQ मिलेगा ना सर? MCQ इसके लिए बेटा MCQ में खाली PY